नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और वक्त है लाख टके की बात का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार यानी कल लखनऊ में तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है। कल पीएम मोदी कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। करीब 10 बजे पीएम मोदी लखनऊ पहुंचेंगे और करीब 10:25 पर पीएम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचेंगे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए करीब 80,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना है, जिससे 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। कल 2000 से ज्यादा परियोजनाओं का भूमि पूजन भी किया जाएगा। कल पीएम मोदी की यहां पर मौजूदगी होगी। जो अब तक का कार्यक्रम है उसके मुताबिक करीब 10 बजे के आसपास पीएम मोदी लखनऊ में एयरपोर्ट पर उतरेंगे। उसके बाद वो 10:25 पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचेंगे। कहा यह जा रहा है कि 10:40 पर पीएम मोदी का जो पहला कार्यक्रम होगा आईजीपी में वो होगा एग्जीबिशन को देखना, उसका अवलोकन करना। यानी कि जो खास तौर पे प्रदर्शनी लगाई गई है वहां पर पीएम मोदी जाएंगे और यहां पे अधिकारियों के जरिए समझने का प्रयास करेंगे कि इसके पहले जो बड़े बड़े आयोजन हुए उसके जरिए यूपी में कितना निवेश आया, यूपी सरकार किस तरीके से काम कर रही है और आगामी दिनों को लेकर के यूपी सरकार का एजेंडा क्या है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए बड़े पैमाने पर प्रदेश में निवेश की संभावना है। देश की बड़ी कंपनियां और उद्योगपति ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होंगे, लिहाजा उत्साह भी बढ़ा हुआ है। ये माना जा रहा है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से करीब 80,000 करोड़ रुपए का निवेश आ सकता है। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम में करीब 1406 कंपनियां शामिल होंगी और इनमें 30 कंपनियां ऐसी हैं जो कि 500 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। 108 कंपनियां ऐसी हैं जो कि 500 करोड़ से कम का निवेश करने वाली हैं। ये 108 कंपनियां करीब 24,028 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। अब ये भी जान लीजिए कि वो कौन कौन से 10 सेक्टर हैं जिनमें सबसे ज्यादा निवेश की संभावनाएं हैं। पहली बड़ी बात यह है कि डेटा सेंटर, दूसरा सेक्टर है एग्री एंड एलाइड, इसके अलावा तीसरा है आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलूम एंड टेक्सटाइल, ये वो सेक्टर हैं जिसमें ज्यादा निवेश की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और हाउसिंग एंड कॉमर्शियल, यहां पर भी निवेश की संभावना है। इसके अलावा एक और सेक्टर है हेल्थ केयर एंड फार्मा का, साथ ही साथ डिफेंस एंड एरोस्पेस का भी सेक्टर है और डेयरी उद्योग में भी बड़े निवेश की उम्मीद की जा रही है। तो ये 10 सेक्टर्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा निवेश की संभावना अभी तक जताई जा रही है। अब सवाल है कि कल होने वाली सेरेमनी में कौन कौन से उद्योगपति शामिल होंगे। कल जो उद्योगपति सेरेमनी में शिरकत करेंगे उनमें RIL के डायरेक्टर अनंत अंबानी, इसके अलावा अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, जिंदल ग्रुप के चेयरमैन सज्जन जिंदल, ITC के मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव पुरी भी शामिल होंगे। ओला के को फाउंडर भावेश अग्रवाल भी शामिल होंगे। हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी भी कल समारोह के दौरान दिखेंगे आपको। मेहमानों में आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला होंगे, पेटीएम के चेयरमैन एंड CEO विजय शेखर शर्मा होंगे, मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन RC भार्गव भी होंगे। वहीं श्री सीमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर हरिमोहन बांगड़, JK सीमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर राघव पत सिंघानिया और मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रिहान के नाम भी शामिल है उन मेहमानों की लिस्ट में, उन निवेशकों की लिस्ट में कल जो समारोह में दिखेंगे आपको। लेकिन सवाल है कि क्या जो उद्योगपति आएंगे वो निवेश भी करेंगे? जो संभावनाएं जताई जा रही हैं वो पूरी होंगी? इन सवालों पर उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री ने कहा कि उद्योग के लिए जो चाहिए उन सभी मानकों को उत्तर प्रदेश पूरा करता है और यही वजह है कि संभावना बहुत ज्यादा है कि निवेश आए। हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए मौजूद है यूपी के औद्योगिक मंत्री नंदगोपाल नंदी जी। सर, ये बड़ा मौका है आप लोगों के लिए, नई सरकार बनने के बाद ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। क्या तैयारी आप लोगों की ओर से और कितने उद्योगपति कल यूपी में खासतौर पर लखनऊ में मौजूद होंगे पीएम मोदी के साथ? देखिए, आप सर विदित हैं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी, क्या परिस्थिति थी। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है और 3 तारीख की जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, जो आज तक का रिकॉर्ड बनेगा, निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट का अगर पूरी दुनिया में सबसे अच्छा डेस्टिनेशन भारत है तो भारत में उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बन के उभरा है। इंडस्ट्री को जो चाहिए, जो वातावरण
जो उनकी ज़रूरतें हैं वो सबको, एक तो कानून व्यवस्था, गुंडे, अपराधी, मवालियों के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई हुई है, आज इन्वेस्टर का विश्वास जीता है हमने। और यूपी सरकार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए ओडीओपी के तहत बनाए गए उत्पादों को भी प्रमोट करेगी और इसके लिए सेरेमनी में ओडीओपी के 62 स्टॉल लगाए जाएंगे। इसके अलावा 12 स्टार्टअप, 14 निवेशक के भी स्टॉल लगाए जाएंगे। कार्यक्रम में कुल 3000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि सेरेमनी में आने वाले उद्योगपतियों को जो गिफ्ट दिए जाएंगे उन्हें ओडीओपी के तहत ही तैयार किया गया है। ओडीओपी के प्रोडक्ट्स है ये अलग अलग जिलों के। सबसे पहले बात करते हैं इसकी अगर बात की जाए तो ये बरेली के जो बीड वर्क है उसकी प्लेट दिख रही है आपको। इसके अलावा जो सिरेमिक वेयर के ये जो टी मग है खास तौर पे डिजाइन किए करवाए गए हैं उनके लिए, बेहद आकर्षक, खूबसूरत, और ये पहचान भी है उन जिलों की जिनकी हम बात कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि वहां से इनको तैयार करवाया गया है। इसके अलावा ये जो है बांदा के शजर के कफलिंग्स हैं जो बेहद खूबसूरत है और इनको भी स्पेशली डिजाइन करवाया गया है उद्योगपतियों के लिए, खास मेहमानों को गिफ्ट करने के लिए। और ये देखिए ओडीओपी जो कि यूपी सरकार की एक बड़ी योजना भी है और सरकार ये चाहती भी है कि जो मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं इस बड़े कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो यहाँ की मेजबानी को भी ना भूलें। लिहाजा उनकी यादों में ये ओडीओपी के प्रोडक्ट्स और जो गिफ्ट उनको दिए जा रहे हैं उसको भी वो यहाँ से समेट कर ले जाए और हमेशा उन्हें याद रहे कि यूपी की ऐसी कौन सी चीज है जो यहाँ की बेहद मशहूर है और वो उनको तोहफे के तौर पर दी जाएगी। कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पैतृक गांव परौख जाएंगे। वहीं लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद प्रधानमंत्री मोदी भी परौख पहुंचेंगे और इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री परौख दौरे पर पथरी देवी के दर्शन करने भी जाएंगे। इससे पहले तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सीएम योगी भी पथरी देवी के मंदिर में जाकर दर्शन पूजन कर चुके हैं। कल 2 घंटे 9 बजे से पूजन होगा, 2 घंटे हवन होगा। हवन के पश्चात जिस समय राष्ट्रपति जी व प्रधानमंत्री जी आएंगे, पूजन करेंगे, मैं उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि इसी प्रकार से आते रहें, गांव का उत्थान कराते रहें। और राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर जगह पर भारी सुरक्षा के बीच राष्ट्रपति अपने कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आला अधिकारियों ने रिहर्सल कर सुरक्षा इंतजामों का खाका तैयार किया और पुलिस की ब्रीफिंग भी की गई ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो। अन्य जिलों से भी भारी तादाद में पुलिस बल बुलाए गए हैं जो शहर भर के अलग अलग स्थानों पर तैनात रहेगा। के 2 दिवस दौरे को लेकर पुलिस ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। क्या आगे इनका प्लान ऑफ एक्शन है, कैसे कैसे होगा, सुझाने के लिए विजय सिंह मीना जी हमारे साथ हैं। सर, राष्ट्रपति 2 दिन यहाँ रहने वाले हैं, कैसे रूपरेखा तय हो रही है, कैसे फोर्स का पूरा होता है? देखिए, हमने पूरा फोर्स रूट पे पूरा डिप्लॉयमेंट किया है। रूट में जितने भी डाइवर्जन्स हैं, करीब 76 डाइवर्जन्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उन पे पुलिस फोर्स लगा हुआ है। उसके अतिरिक्त जो रूफटॉप ड्यूटीज़ लगी हुई हैं और रूट व्यवस्था के लिए 2 एसपी रैंक के ऑफिसर्स लगाए हुए हैं। साथ ही साथ सर्किट हाउस में हमने इनर कॉर्डन और आउटर कॉर्डन की ड्यूटी लगाई है जो ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी मिलने के लिए लोग आएंगे उनको चेक किया जाएगा, फ्रिस्क किया जाएगा और उसके बाद उनको अंदर लिया जाएगा। जो यहाँ पर मर्चेंट चैम्बर में है, यहाँ पर भी इनर कॉर्डन और आउटर कॉर्डन की ड्यूटीज़ लगी हुई हैं और सभी जो हमारा फोर्स है, जो भी अंदर लोग आएंगे उनकी फ्रिस्किंग और चेकिंग की जाएगी ताकि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति अंदर ना आ सके। सर, एक चीज़ और, जिस प्रकार से लोगों के मिलने की बात हो रही थी, कितने लोगों को मुलाकात कराई जाएगी और क्या इसके अलावा भी कुछ लोग मिलेंगे उनसे? देखिए, इसमें हम लोगों ने जिन लोगों ने जो मिलना चाहते थे उनकी सूची प्राप्त हुई थी और वो सूची हमने प्रेसिडेंट हाउस भेजी हुई है। जैसे ही वो सूची अप्रूव होगी उसी के अनुसार लोगों को मिलने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी को लेकर भी कोई इंतजाम किए गए? एयरफोर्स स्टेशन पे उनका चेंज ओवर होगा, वो हेलीकॉप्टर से वहाँ पर आएंगे और फिर वहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, तो वहाँ पर उनकी। इधर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज उन्नाव की नवाबगंज सीएचसी का निरीक्षण किया और इस दौरान खामियां मिलने पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। वहीं सांसद संजय सेठ ने उन्नाव के मौराव में स्थित 100 बेड के अस्पताल का निरीक्षण किया, लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं होने पर वो भड़क गए।
औचक निरीक्षण की दोनों ही तस्वीरें उन्नाव की हैं। पहली तस्वीर नवाबगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है। यहाँ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो अस्पताल में व्यवस्थाओं की कलई खुल गई। अस्पताल में तीमारदारों को पानी पीने के लिए वाटर कूलर लगाया गया है, लेकिन वो सही से चलता नहीं, जिसे देखकर उप मुख्यमंत्री का पारा चढ़ गया। ये वाटर कूलर चल रहा है तुम्हारा? पानी क्यों नहीं है इसमें? ठंडा भी नहीं पानी, देखो इतना ही ठंडा होता, ठंडा कहाँ? इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अस्पताल में अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया और साथ ही तीमारदारों से बात की, उनकी समस्याओं को जाना। उधर उन्नाव के मौरावा में बने 100 बेड के अस्पताल का राज्यसभा सांसद संजय सेठ ने निरीक्षण किया, लेकिन अस्पताल में एक भी कर्मी दिखाई नहीं देने पर उनका पारा आसमान पर चढ़ गया। सीएससी के भी स्टाफ उस दिन यहाँ पे ओपीडी चालू हुई है जब, तो ये बताइए पर्चा किसका कटा है? यहाँ का कटा है कि सीएससी का कटा है पर्चा? यहाँ से हमारे पास ओपीडी सिर्फ सीएससी का ही कटा है पर्चा, सीएससी का पर्चा यहाँ कट रहा है। बताइए, ये तो हाल हो रहा है चाचा। दरअसल अब तक अस्पताल में किसी की तैनाती नहीं की गई है। जिन डॉक्टर की पूर्वा सीएससी से मौरावा अस्पताल में तैनाती की गई है, हालांकि जिन डॉक्टरों की पूर्वा सीएससी से मौरावा अस्पताल में तैनाती की गई है वो सिर्फ कागजों पर है। आपने क्या लिखा पढ़ी की है? आप क्या मुझे अवगत कराएंगे क्या लिखा पढ़ी की है? मैं क्या मुख्यमंत्री जी से बात करूं या उप मुख्यमंत्री जी से बात करूं? किससे बात करूं? सांसद संजय सेठ ने सीएमओ से फोन पर बात कर जमकर क्लास लगाई और साथ ही जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को बनाने के निर्देश भी दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक और सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रही है। डिप्टी सीएम निरीक्षण कर रहे हैं तो कासगंज जिला अस्पताल में बने टीबी अस्पताल के पीछे लाखों की दवाई और कई दस्तावेज राख में मिला दिए गए। बिल्कुल, झाड़ियों में दवाइयों को रखकर यहां आग लगा दी गई। इन तस्वीरों पर नजर दौड़ाइए और समझिए कैसे गंभीर बीमारियों से लड़ने वाली दवाइयों को राख के ढेर में तब्दील कर दिया गया, या यूं कहें कि भ्रष्टाचार के सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है। तो सर आप स्टाफ से बात करिए ना। तो क्या जलाने के लिए भेजी हैं? हाँ, जलाने के लिए बोलिए। काय की दवाइयाँ हैं? मेरे को नहीं पता है। मेरे को सर, मैं तुम क्या काम करते हो? स्वीपर कम चौकीदार हैं? कौन से विभाग में? टीबी हॉस्पिटल में। जिन दवाइयों को राख में मिला दिया गया उनके कुछ अवशेष अब भी बचे हुए हैं, जिनसे साफ है कि जिन दवाओं को आग के हवाले कर दिया गया उनमें ज्यादातर दवाएं टीबी की थी, जिन्हें सरकार टीबी मुक्त अभियान के तहत भेजती है ताकि देश को टीबी मुक्त बनाया जा सके। लेकिन यहाँ तो तस्वीर ही अलग है। अब जरा इस नाली की तस्वीर देखिए। अस्पताल के बाहर बनी इस नाली में कितने ही इंजेक्शन दिख जाएंगे जिन्हें यूं ही फेंक दिया गया है। इस बारे में जब जिला अधिकारी हर्षिता माथुर से बात की गई तब उनका कहना था कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। टीबी अस्पताल के पीछे एक बड़ा जखीरा दवाइयों का जलाने का मामला सामने आया है, क्या कहना है आपका? ये प्रकरण सामने आया है जिसके संबंध में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बताया गया है कि वो डिस्पोजेबल जो कवर होते हैं दवाइयों के संभवतः वो है, लेकिन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसमें जांच के आदेश दिए गए हैं और इसमें कंप्लीट जांच कर ली जाएगी। उसके उपरांत ही इसमें कार्रवाई की जाएगी। जाहिर सी बात है कि जांच के बाद ही सच सामने आएगा, लेकिन जांच जब होगी तब होगी, रिपोर्ट जब आएगी तब आएगी। लेकिन राख के इस ढेर पर दोबारा नजर डालिए। राख के इस ढेर में कई दस्तावेजों के जलने से बच गए हिस्से मिलेंगे जो कि किसी भ्रष्टाचार के सबूत मिटाने की साजिश की ओर इशारा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। इधर ज्ञानवापी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम मिल बैठकर रास्ता निकाले। इतिहास को हम बदल नहीं सकते, वो इतिहास हमने नहीं बनाया है। आगे उन्होंने कहा कि ना आज के हिंदू कहलाने वालों ने बनाया और ना ही आज के मुसलमानों ने। इस्लाम आक्रमणकारियों के साथ भारत आया,
उस वक्त देवस्थान तोड़े गए, इसलिए हिंदू श्रद्धा के मामले उठते रहे हैं। हिंदू मुसलमानों के विरोध नहीं सोचता है। आज के मुसलमानों को के जो पूर्वज थे वो भी हिंदू थे। ये बड़ा बयान मोहन भागवत का। मोहन भागवत ने ज्ञानवापी पर कहा कि मिल बैठकर हिंदू और मुस्लिम इस मसले का हल निकाल सकते हैं, रास्ता निकाल सकते हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि आज के मुसलमानों के पूर्वज भी हिंदू ही थे। अभी ये प्रकरण निकल रहे, ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रमकों के हाथ आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है। हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है, उसके बारे में मामले उठते हैं। अब इसका विचार क्या करना, ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए, उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया। इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। हम तो कुछ नहीं कहते, हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं। ये किसी के विरुद्ध नहीं है और विरुद्ध मानना नहीं चाहिए। मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए, हिंदुओं ने भी ये नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए। अपराधियों और माफियाओं पर लगातार कार्रवाई चल रही है। इसी के तहत आज मेरठ और पीलीभीत में कार्रवाई की गई। मेरठ में गैंगस्टर शान मोहम्मद की संपत्ति जब्त कर ली गई, जबकि पीलीभीत में ड्रग तस्कर सीमा पांडे की संपत्ति कुर्क की गई है। ये भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मुनादी और ये दोनों ही तस्वीरें उसकी गवाह हैं। पहली तस्वीर पीलीभीत की है। यहां भाभी के नाम से मशहूर महिला तस्कर की 3 करोड़ की संपत्ति प्रशासन ने कुर्क कर दी। भाभी उर्फ सीमा पांडे को 19 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने ड्रग तस्करी के केस में उसके बेटे मोहित पांडे को भी गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीमा पांडे के बड़े बेटे मनोज को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस समय भाभी उर्फ सीमा पांडे और उसके दोनों बेटे जेल में बंद हैं और बाहर कुर्की की कार्रवाई चल रही है। परिवार के किसी भी सदस्य को 15 दिवस का अवसर दिया जाता है कि वो इन सभी संपत्तियों का पूरा ब्यौरा, कि वो संपत्तियों को खरीदने के लिए पैसा कहां से लाए, वो कागज जिला में। अब दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर मेरठ की है। यहाँ पुलिस ने गैंगस्टर शान मोहम्मद के घर को कुर्क कर दिया। 50 लाख के कीमती घर को सील कर दिया। शान मोहम्मद के तार सोतीगंज केस से भी जुड़े हैं। ये शान मोहम्मद सन ऑफ मंगत खान की संपत्ति का 14(1) के अंतर्गत जब्तीकरण किया जा रहा है। ये शाकिब उर्फ कद्दू के गैंग का एक सदस्य है जो कि सोतीगंज में वाहनों को चोरी करना एवं चोरी के वाहनों को काटना बेचना इसका काम करता था। पुलिस के मुताबिक शान मोहम्मद शाकिब गैंग का सदस्य था और वाहन चोरी के वाहनों को काटकर बेचने का आरोपी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटेंगे।